कच्चे रास्ते पक्के सबक का जहाँ तक सवाल है, यात्रा के बारे में ही बताऊंगी। मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा की थी, तो सुनते तो थे ना, पढ़ते भी थे, उससे पहले जाने से भी पहले पढ़ा। लेकिन जब उस भूमि में कदम रखा और वहाँ के लोगों से मिले, तब जाकर के वहाँ की वास्तविकता का लंबी यात्रा के लिए सबसे पहले ना उस यात्रा के बारे में जानकारी जुटाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो लोग पहले चले जाते हैं, यात्रा करे हुए लोग हैं, उनसे मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन बहुत सारे बच्चे या लोग भी ये नहीं जानते हैं कि वो क्या है, कहाँ है कैलाश मानसरोवर। अभी भी हमारे पहाड़ों में इतना ज्यादा उस यात्रा की प्रति जानकारी नहीं है। और महत्वपूर्ण बात है कि हम भारत की जो भाग्य विधाता नदियाँ बही जाती हैं, उनका स्रोत ये इलाका है। तो इसीलिए ये यात्रा जो है, मैंने एक धार्मिक, मेरा मकसद कम और ये मकसद ज्यादा था कि मैं इतने सारे एक बहुआयामी जहाँ विविधता है उस स्थान को देख करके आऊँ। ये यात्रा जो है, मैंने आपने देखा होगा कि लिखा है कि मैं मौत से अपॉइंटमेंट लेकर के गई थी। तो पग पर ये रहता है कि जैसे हम मर रहे होते हैं, बाकी अपने साथ जो कपड़े हैं, मेडिसिन है, वो क्या क्या होनी चाहिए, मैंने किताब में सब कुछ रखा है। लेखन तभी सार्थक होगा जब हम पढ़ेंगे। हेलो, हाय, नमस्कार। पहला हेलो कुमाऊं के कलमकार स्तंभ में आपका स्वागत है। हर बार हम लाते हैं आपके बीच किसी साहित्य कर्मी को, किसी साहित्य प्रेमी को। इस बार हमारे बीच हैं 2 वर्ष पूर्व ही आपकी एक यात्रा वृत्तांत आपका सामने आया था, जो प्रकाशित हुआ था और वो काफी चर्चा में रहा था। ऐसा ही एक यात्रा वृत्तांत आया है जो कैलाश मानसरोवर यात्रा पर है। कच्चे रास्ते पक्के सबक। वो सबक क्या हैं वो आप अभी जानेंगे श्रीमती दीपा तिवारी से कि उन्होंने को ये प्रेरणा कहाँ से मिली। नमस्कार, आपका स्वागत है जी। नमस्कार। हेलो कुमाऊं में। विमल, सबसे पहले आपको शुक्रिया कहना चाहूँगी कि हेलो कुमाऊं की इस कार्यक्रम में आपने मुझे बुलाया है। आप लोगों की जो टीम है, पूरी टीम को मैं बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। आप लोग इतना बढ़िया काम कर रहे हैं कि रानीखेत में इतना सुंदर काम हो रहा है संस्कृति और कला को आगे बढ़ाने के लिए। मैंने इससे पहले भी आपके कार्यक्रम देखे हैं। तो अपने बहुत व्यस्त कार्यक्रमों के बीच में आप आज की युवा पीढ़ी को और पुराने साहित्यकारों को भी यहाँ पर को बुला करके उनका साक्षात्कार करवा रहे हैं। आपकी पूरी टीम को, स्पेशली विमल को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, मनीष को और नीरज। थैंक यू, आप लोगों का शुक्रिया। तो कैसा लगा जब आपकी पहली पुस्तक जब बाजार में आई, एक यात्रा वृत्तांत के रूप में? कच्चे रास्ते पक्के सबक का जहाँ तक सवाल है, जैसे कि आपने बताया था कि एक अद्भुत संयोग था कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती के दिन से ये कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था। लेखन की शुरुआत मेरी उस दिन पड़ी थी मेरे जीवन में। उसके बाद अनासक्ति आश्रम कौसानी में इसका समापन हुआ था। ये भी एक अद्भुत संयोग था। मैं करने के लिए नहीं गई थी इस काम को, वहाँ पे अंतिम उस पे नहीं गई थी, लेकिन एक अद्भुत स्थान है वो, शांति। और वो तो मेरी किताब जब लिखनी चली तो वहाँ पर एक तरह से जब पूरा हुआ, तो जब मैं अपनी कार से घर वापस लौट के आ रही थी, रास्ते में मेरे माइंड में आया, अरे आज भी कितना अच्छा दिन हुआ कि एक अद्भुत स्थान पर ये किताब पूरी हो रही है। और ऐसा ही आज का दिन भी है कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया है। तो तहे दिल से आपका धन्यवाद अदा करती हूँ मैं। देखिए, जैसा कि मैं आपको जानता हूँ, आपने जीवन की काफ़ी झंझावात झेले हैं। उसके बीच जैसा आपने कहीं पर जिक्र भी किया है कि परिवार बिल्कुल खांटी रूढ़ी वाली परिवार से निकल कर आप आई, और पहले वर्जनाएं बहुत थी, खासकर कन्याओं के लिए, लड़कियों के लिए बहुत वर्जनाएं लगाई जाती थी पहले समाज में, जो आपका युवा काल रहा होगा। तो ऐसे समय में वो हौसले के पंख कहाँ से मिले घर परिवार से, जिसने आपको ये उड़ान भरने के लिए? पिताजी जी, पिताजी एक ऐसा व्यक्तित्व मेरी जिंदगी में रहे। आज पिताजी हमारे बीच में नहीं है, 1 साल होने वाला है उनको, उनका देहांत हो गया। लेकिन बचपन से ही ऐसे रूढ़िवादी परिवार में पैदा होने के बावजूद भी, जब मैं इंटर कॉलेज GGIC में जब मैं पढ़ती थी, तो उसी वक्त से वो मुझे डिबेट कंपटीशन में और जो भी वाद विवाद प्रतियोगिताएं होती हैं, एक्सटेम्पर कंपटीशन होता है, उन सब में आने के लिए, प्रतिभाग करने के लिए बोलते थे। और वो मुझे खुद लिख करके देते थे स्क्रिप्ट, और उसके बाद शीशे के सामने खड़ा कर देते थे और कहते थे कि वहाँ देखो, अपनी आंखों से आंखें मिलाओ और मैं 1 घंटे के अंदर में आपसे ये सुनूंगा। और वो इतने स्ट्रिक्ट थे मेरी पढ़ाई के प्रति। तो बुनियाद, मेरी नींव, अगर जो फाउंडेशन है वो उन्होंने ही डाली है। आपने एक जगह जिक्र किया है कि कई पुस्तकों से भी आपको प्रेरणा मिली है। आपने अनुराधा बेनीवाल की पुस्तक का जिक्र किया कि वहाँ से जो मेरे अंदर झिझक थी, जो मेरे अंदर दब्बूपन था, वो खत्म हुआ उस किताब को पढ़ने के
बाद, जी, उस जी, पुस्तक को पढ़ने के बाद। जी। तो ऐसी और कौन से लोग थे जिनसे आपने प्रेरणा ली? देखिए, आज़ादी मेरा प्राण ना अनुराधा जी, बेनीवाल जो है, जी। निश्चित रूप से वो महिलाओं की पैरवी तो करती हैं वो आगे बिल्कुल। बढ़ाने की। तो इस तरीके के लेखकों को देख कर के लगता है कि हम अपने को कहते हैं कि हम रूढ़िवादी समाज में की उपज हैं। लेकिन वो लोग तो और भी ऐसे इलाकों के थे और उसके बाद भी उन्होंने विश्व भ्रमण वो केवल भारत ही नहीं, हम तो एक कुमाऊँ और गढ़वाल के छोटे से इलाके में भ्रमण करते हैं। लेकिन उन्होंने भारत से बाहर जाने के बाद भी इतना बड़ा साहित्य लिख डाला, जो महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बना। और इसके साथ-साथ मैंने, जैसे आपने कहा था, राहुल सांकृत्यायन को मैंने पढ़ा और बहुत सारे साहित्यकारों के लेख जब मैंने पढ़े, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब हम पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से ज्ञान होना ज़रूरी है, लेकिन लिखते हैं तो वो ज्ञान डबल हो जाता है। बिल्कुल। और जब हम भ्रमण करते हैं तो स्थायी हो जाता है वो। तो जैसे यात्रा के बारे में ही बताऊँगी, मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा की थी। तो सुनते तो थे ना, पढ़ते भी थे, उससे पहले जाने से भी पहले पढ़ा। लेकिन जब उस भूमि में कदम रखा और वहाँ के लोगों से मिले, तब जाकर के वहाँ की वास्तविकता का पता चला। तो इसीलिए ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे राइटर हैं। अब घर में अगर देखा जाए तो मम्मी है, पापा अगर हेल्प करते हैं तो उसके पीछे माँ का बहुत बड़ा हाथ होता है ना? तो माँ ने हमेशा आगे बढ़ाया। माँ का बस एक ही सपना था कि बच्चे आगे बढ़ें, कैसे आगे बढ़ें। और उसके साथ-साथ विवाह के बाद दूसरी माँ के रूप में सासू माँ मिली। तो अगर ये यात्रा कर रही हूँ या कुछ लिख रही हूँ तो निश्चित रूप से उनका इतना बड़ा सहयोग रहता है कि वो मना नहीं करती हैं। जाने की प्रेरणा देती हैं और उनको भी अच्छा लगता है कि जैसे मैंने आज भी कहा कि आप उड़ा रहे हैं, तो उनको लगा कि हाँ, कहीं जा रही है, अच्छी जगह जा रही है, तो खुद भी आने के लिए तैयार हो गई। तो ये हौसला अफजाई तो है ना। और उसके बाद मेरे 2 बड़े प्यारे से बच्चे हैं, जो मुझे कदम-कदम पर आगे बढ़ाते हैं और प्राउड फील करते हैं कि मम्मी लिख रही हैं या मम्मी कुछ भी काम कर रही हैं, तो उनको अच्छा लगता है। जैसा कि ब्राज़ील की कवयित्री हैं मार्तो, उन्होंने लिखा है ना कि अगर हम किताबें नहीं पढ़ते हैं, अगर हम यात्राएं नहीं करते हैं, तो मर रहे होते हैं। तो कितना सहमत हैं इस बात से? देखिए, ऐसा है ना, सहमत हर एक इंसान के अपने एक जीने का तरीका होता है। मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जिनको यात्रा करना पसंद नहीं है। वो कहते हैं कि हमें अपने घर में ज़्यादा मज़ा आता है, बच्चों के साथ, जो हमारा परिवार है उसके साथ ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि हर एक इंसान का टेस्ट अलग होता है कि कोई पढ़ना चाहता है, कोई लिखना चाहता है। जैसे मैं हूँ, मेरे नेचर में ये शामिल है कि मैं यात्रा करती हूँ। इसीलिए मुझे मार्था मेडरोज ने अट्रैक्ट किया, अपनी ओर खींचा ना, तभी मैंने उनकी कविता को अपने वहाँ पर डाला। आपने अपनी जो ये यात्रा वृत्तांत लिखा है, कच्चे रास्ते पक्के सबक, तो इसमें एक जो आपने अध्याय दिया है वो युवाओं को भी समर्पित किया है और युवाओं को गाइड भी किया है आपने उसमें। तो आप क्या युवाओं को संदेश उसमें के जरिए देना चाहती हैं, जो आपने उसमें युवाओं को अंतिम में आपने दिया है एक अध्याय? जैसा मैं आजकल देख रही हूँ कि युवा हमारा अपने रास्तों से कुछ हट रहा है, मार्ग भटक रहा है युवा। हर एक युवा जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है और एक तरह से देखा जाए तो मुझे लगता है ना कि हर कोई बहुत कम समय में पैसा कमाना चाहता है। और बच्चे जो हैं मोबाइल के द्वारा या इस तरीके की तकनीकी जो आ गई हैं, ये विधाएं नहीं, इनके द्वारा पढ़ाई करता है या करता नहीं भी है। इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न ये भी लगता है कि बच्चों को जो स्कूली शिक्षा है उसमें इतने भारी बोझ, इतने भारी बैग पहले ही हम उनके सर पर लाद देते हैं कि फिर बाद में उनको किताबों से अरुचि होने लग जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं यूथ को ये संदेश देना चाहती हूँ कि धन कमाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना अर्थ के तो काम होता है नहीं, लेकिन उसके साथ साथ उनको पढ़ना चाहिए और अपनी संस्कृति को जीवित रखने के लिए उन्होंने कोशिश करनी चाहिए। अगर वो अपने आप में ही ऐसे इंट्रोवर्ट हो जाएंगे, अपने आप तक ही सीमित हो जाएंगे, तो फिर कैसे संस्कृति आगे बढ़ेगी? या वो देख सुन करके जो भी चीज़ें, हम एक साहित्यकार समाज को बहुत कुछ देता है ना? तो अगर ऐसा युवा पैदा नहीं होगा कि जो वो अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा रहा है, तो मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि उनको भी यात्रा करनी चाहिए, पढ़ना चाहिए खूब, और उन स्थानों में जाना चाहिए जो अभी भी सामने नहीं आए हैं, लिखना चाहिए उनके बारे में। आप नई पीढ़ी की लेखिका हैं, जो अभी नई पीढ़ी हम देख रहे हैं। हाँ। तो आप जो युवा आ रहा है, जो पीछे से हमारी युवा पीढ़ी आ रही है, उसको आप अगर वो लेखन के क्षेत्र में जाना चाहता है, कुछ लिखना चाहता है, एक तो ये ठीक है कि उसे अध्यवसायी होना चाहिए। अध्यवसायी होने के साथ साथ और क्या उसको ऐसा करना चाहिए कि वो एक लेखन की ओर बढ़ सके और एक अच्छा लेखन कर सके? ऐसा ना, लेखन तभी सार्थक होगा जब हम पढ़ेंगे। बिना पढ़ाई के लेखन सार्थक नहीं हो सकता।
तो युवा पीढ़ी में पढ़ने के प्रति क्रेज कम हो गया है ना। तो उनको अगर वो अच्छा लेखन लिख सकते हैं, अच्छा लेख लिख सकते हैं, तो उनको पहले खूब पढ़ना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। एक यात्रा के लिए, जैसा कि आपने काफ़ी लंबी यात्रा की कैलाश मतलब, और उसकी कठिनाइयों को भी आपने उसमें जिक्र किया है, किस तरीके की कठिनाई यात्रा में आती हैं और किस तरीके से, और आपने रास्ता भी बताया कि कैसे अगर आपने कैलाश मानसरोवर की यात्रा करनी है तो इसका रास्ता क्या होगा, कैसे आप इसके लिए आवेदन करेंगे, क्या करेंगे, हाँ। किस तरीके से जाएंगे। और अगर कोई यात्रा करना चाहता है तो आपने काफ़ी चीज़ें तो उसमें गाइड किया है आपने, तो ऐसा क्या है जो किस तरीके की कठिनाइयाँ रास्ते में आती हैं, उसे कैसे जाना चाहिए। हालांकि आपने पूरा ही लिखा है कि उसमें क्या क्या आपके पास सामान होना चाहिए, किस तरीके की आपकी तैयारी होनी चाहिए, तो क्या बताएं आप किस तरीके की तैयारी होनी चाहिए बड़ी लंबी यात्रा के लिए। हाँ, लंबी यात्रा के लिए सबसे पहले ना उस यात्रा के बारे में जानकारी जुटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग पहले चले जाते हैं, यात्रा करे हुए लोग हैं, उनसे मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बजाय हम किताबों में पढ़ लेते हैं या आजकल यूट्यूब के सहारे हम या गूगल में सर्च मार के, कोई कामिनी मैम का जिक्र हाँ जी, बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ लेते हैं। लेकिन अगर ऐसे व्यक्ति से मिला जाए जो वहाँ गए हैं, तो उनसे हमको बहुत ज़्यादा अनुभव हो सकता है। और विमल, मैं आपके प्रश्न से इतर थोड़ा मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि जैसे ये सारा जिक्र जो है कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए हो रहा है, लेकिन बहुत सारे बच्चे या लोग भी ये नहीं जानते हैं कि वो क्या है, कहाँ है कैलाश मानसरोवर। अभी भी हमारे पहाड़ों में इतना ज़्यादा उस यात्रा की प्रति जानकारी नहीं है। तो अगर आप इजाज़त दें तो मैं थोड़ा उस क्षेत्र के बारे में भी बताना चाहूंगी। हाँ, उस क्षेत्र के बारे में बताइए और उसके बताइए तभी वो कठिनाइयाँ, उसके रूट के बारे में भी बताइए। रूट के बारे में हाँ, बताइए। तो जैसे है कि जो पश्चिमी तिब्बत का इलाका है जहाँ पर कैलाश मानसरोवर स्थित है, तो वो अपने आप में एक बड़ा अनोखा और बड़ा अनूठा इलाका है। और इसको समझने के लिए हमें इसके दो पक्षों पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहला पक्ष जो है वो इसका प्राकृतिक पक्ष है। तो जो इसका वहाँ की अनूठी प्रकृति है और अनूठा भूभाग है, और उसके बारे में चर्चा करना मैं उचित समझूंगी। और दूसरी बात यह है कि ये वो इलाका है जहाँ पर कैलाश पर्वत है, और कैलाश पर्वत जो है उसके बारे में ये बात कही जाती है कि वो अपने साथ साथ हिमालय को बनते हुए भी देख रहा था। यानी कि जो भूगर्भविद है वो कहते हैं कि जब समुद्र तल से कैलाश बनना शुरू हो रहा था, तो उसी वक्त हिमालय भी बन रहा था। तो एक तरह से कैलाश अपने साथ साथ हिमालय को बनते हुए भी देख रहा था। तो ये अपने आप में केवल एक अकेली घटना नहीं थी, दोनों ही काम एक साथ हो रहे थे। तो ये एक इसका बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है जिसको मैं प्राकृतिक पक्ष कहूंगी। साथ में वहाँ पर केवल कैलाश और मानसरोवर ही नहीं है, ये स्थान जो है दो पर्वतों की, दो तालाबों की, दो ताल हैं वहाँ पे, और 4 नदियों की कहानी भी कहता है। तो जो 2 पर्वत हैं उसका जिक्र तो हम कर ही चुके हैं, कैलाश पर्वत, और दूसरा पर्वत जो है वो इसी के समानांतर 25,000 फीट की ऊंचाई पर गुरला मांधाता पर्वत है। अब जो 2 तालाब हैं उनमें से एक ताल तो मानसरोवर ताल है, और दूसरा वहाँ पर एक राक्षस ताल भी है, राकस ताल भी उसको कह देते हैं। तो मानसरोवर का जो अतिरिक्त जल है वो राक्षस ताल में जाता है। इसके बाद जो अगर कैलाश पर्वत को देखते हैं, मैं कैलाश शब्द इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो कैलाश नहीं है, वो कैलाश ही है। तो यहाँ पर वो जो 85 किलोमीटर का अगर एक वृत्त बना दें दोनों पर्वत और दोनों तालों के बाद, तो उनसे उसके अंदर से जो निकलने वाली नदियां हैं वो 4 नदियां वहां जन्म लेती हैं। तो एक नदी है जिसमें राक्षस ताल का और कैलाश ये चारों ओर का पानी जाता है, वो जल जो है सतलुज नदी को जन्म देता है। और दूसरी जो नदी बनती है वो है कैलाश का उत्तर पूर्वी भाग, उत्तर पश्चिम भाग, यहाँ से निकलती है सिंधु। तीसरा जो है मामला दर्रा जो है, ये कैलाश के पूर्व की बात मैं बता रही हूँ, वहाँ पे मामला दर्रे से जो शामपुर नदी निकलती है, और जो हमारे भारतवर्ष में उत्तर भारत में जाकर के ब्रह्मपुत्र के रूप में प्रकट होती है। और चौथी नदी जो है वो कर्नाली नदी है। कर्नाली नदी जो है ये गुरला मांधाता पर्वत से निकलती है, और वहाँ ये गंगा की एक सहायक नदी भी है। तो इसीलिए ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है, महत्वपूर्ण बात है कि हम भारत की जो भाग्य विधाता नदियाँ कही जाती हैं उनका स्रोत ये इलाका है। ये इतना महत्वपूर्ण है हमारे लिए। इसके बाद इसका अपना एक सांस्कृतिक और धार्मिक आस्था का केंद्र ये पक्ष भी है इसका। तो वहाँ पर क्या है कि जो बोनपा समुदाय के लोग हैं उनकी बहुत बड़ी आस्था यहाँ से है। वो अपने सेनरिप करके कुछ बोनपा सेनरिप को वहाँ से इससे जोड़ करके देखते हैं।
इसके बाद हिंदू धर्म के लोग हैं, जैसे भारतवर्ष ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जो भारत हिंदू राष्ट्र हैं, वो लोग वहाँ पे शिव पार्वती का स्थान मानते हैं, कुबेर का स्थान मानते हैं। साथ ही इस इलाके को रावण की तपस्या से भी जोड़ करके देखते हैं। इसके अलावा जो बौद्ध लोग हैं वो महात्मा बुद्ध से इसको जोड़ते हैं, और इसके साथ साथ वो 500 बोधिसत्व हैं उनके, इनसे भी इनको जोड़ करके देखते हैं। और इनसे भी पुराने जो जैनी लोग हैं वो अपने आदिनाथ कहते हैं, जो उनके प्रथम तीर्थंकर हुए थे, उनसे जोड़ करके देखते हैं कि उनका देहांत जो है यहाँ हुआ था। और एक नया धर्म जिन्होंने चलाया था गुरु नानक देव, तो उन्होंने भी यहाँ यात्रा की थी, ऐसा माना जाता है। तो इस तरीके से सांस्कृतिक पक्ष को अलग देखते हैं तो कालिदास ने और W.B. यीस्ट ने इसके बारे में कविताएं लिखी हैं, और बहुत सारे विश्व में लेखक हुए हैं, तो उन्होंने इसके बारे में लेखन किया है। और अंतिम जो पक्ष इसका मैं कहूँगी कि जैसे भारत, नेपाल और तिब्बत 3 देशों की सीमाओं को जोड़ता है ये, तो हमारे लिए इसका अंतर्राष्ट्रीय महत्व भी है। तो इसीलिए ये यात्रा जो है, मैंने एक धार्मिक, मेरा मकसद कम और ये मकसद ज़्यादा था कि मैं इतने सारे एक बहुआयामी जहाँ विविधता है उस स्थान को देख करके आऊँ। और जहाँ तक आपने कहा था कि यात्रा की मैं क्या चीज़ों की ज़रूरत है, तो ये एक साधारण यात्रा नहीं है। यात्रा वैसे भी कोई साधारण नहीं होती है। हम अपने घर से कहीं भी जाते हैं तो हमें कुछ चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है, बातों का। तो ये यात्रा जो है, मैंने आपने देखा होगा कि लिखा है कि मैं मौत से अपॉइंटमेंट लेकर के गई थी। तो पग पर ये रहता है कि जैसे हम मर रहे होते हैं, ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी है, तो वहाँ पर सबसे पहले फिजिकल फिटनेस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कभी भी अगर हम ऐसा प्लान करते हैं कि यात्रा में जाना है, तो उसके कुछ महीने पहले से हमें वॉक करना चाहिए, घूमना चाहिए को, और अपनी एक्सरसाइज वगैरह, योगा बहुत अधिक, सुबह कम से कम 1 घंटा और 8-10 किलोमीटर घूमने की आदत हमको डेली डालनी चाहिए, क्योंकि वो एक साधारण यात्रा बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा हमें वहाँ पर कभी भी अकेला नहीं रहना चाहिए। अकेले में, क्योंकि चाइना के लिए ये एक धार्मिक स्थान नहीं है। हम लोग तो आस्था के कारण वहाँ चले गए थे, सभी हिंदुस्तानी हम, लेकिन चाइना के लिए वो एक सांस्कृतिक नगरी है उनकी, वहाँ पे उनका कमाई का जरिया है, वो एक टूरिस्ट प्लेस है, तो वो उसको उस हिसाब से नहीं देखते। तो वहाँ पर अकेले रहना भी हमारे लिए, मैंने जो फील किया कि हम लोग मार्केट में अकेले चले जा रहे थे, तो वहाँ पर हमारे साथ कुछ भी हो सकता था। तो ऐसी यात्राओं में ये ख्याल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी अपने साथ जो कपड़े हैं, मेडिसिन है, वो क्या क्या होनी चाहिए, मैंने किताब में सब कुछ दे रखा है जी। इस तरीके की जो यात्रा वृत्तांत जो लिखे जाते हैं, जो आपने लिखा है, पहला आपका यात्रा वृत्तांत निकला है, तो अगर जो ट्रैवलिंग करते हैं, जो साहित्य पसंद लोग जो ट्रैवलिंग करते हैं, हाँ, तो उनको किस तरीके से यात्रा वृत्तांत अपना लिखना चाहिए? क्या आप टुकड़ों में आप लिख के फिर बाद में उसको लिपिबद्ध करते हैं घर आके? किस तरीके से करना चाहिए? क्या डायरी लिखनी चाहिए रास्ते में? किस तरीके से? हाँ, देखिए, सबसे पहले जो साहित्य कहते हैं ना, साहित्य का अर्थ है साहित, जिसमें सबका हित समाहित होता है, वो साहित्य है। अब जो साहित्य लेखन वो 3 चरणों में बटा होता है, बहुत विस्तार से मैं यहाँ नहीं कहूँगी। तो जैसे 3 चरण क्या होते हैं, एक तो सामान्य भाषा है। यहाँ पर को सामान्य भाषा क्या होती है कि यहाँ पे शब्द उतना महत्व नहीं रखता जितना अर्थ महत्व रखता है ना। जैसे हम सहजग्राही हो। हाँ, मान लीजिए आपने मुझसे पूछा कि आपने अभी चाय पी, क्या वो अच्छी थी? मैं कहूँगी ये कोई शब्द नहीं है, लेकिन समझ में आने, लेकिन उसका जो आगे गया उसका तो अर्थ नहीं है ना। तो ये एक सामान्य भाषा है, लेकिन मैंने समझा दी अपनी बात कि हाँ वो बहुत अच्छी नहीं थी, है ना, या वो बहुत अच्छी थी, मैं उसके लिए वैसे ही सामान्य शब्दों में एक्सप्रेशन दूंगी आपको। दूसरी चीज होती है जिसके लिए कहा जाता है कि जहाँ पे शास्त्र होता है या ज्ञान होता है, तो वहाँ पे जैसे गुरुत्वाकर्षण एक शब्द है, तो वो शब्द बोल रहा है और उसका अर्थ भी बोल रहा है ना। तो वहाँ पे अर्थ बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण ये शब्द अपने आप में एक शब्द है, तो वो निश्चित है कि यहाँ पर इस शब्द का ये अर्थ है, तो यही रहेगा। तीसरी चीज, जहाँ पे साहित्य आता है वहाँ पे शब्द भी बोलना चाहिए, अर्थ भी बोलना चाहिए, है ना। तो जो आपने मुझसे प्रश्न पूछा कि जब हम लिखते हैं तो क्या तैयारी करनी चाहिए, तो हमेशा अपने पास ऐसा साधन, जाते हैं ट्रैवलिंग में, हाँ, उनके लिए अपने पास ऐसा साधन जरूरी होना चाहिए कि लिखने की सामग्री उनके पास हो। जहाँ पर हम जा रहे हैं वहाँ पे लेखन सामग्री नहीं रहती है। हाई एल्टीट्यूड में जाकर के तो फोन भी जवाब दे देते हैं, बैटरी जवाब दे देती है, तो एक कागज कलम हमारे पास हमेशा होनी चाहिए। दूसरी बात, जैसे मेरी आदत में क्या है कि मैं रात को सोते वक्त भी अपने सिरहाने पे किताब का एक डायरी रखती हूँ, हमेशा बचपन की आदत है। और मुझे कुछ भी याद आ जाता है ना, चाहे वो घर में सामान भी लाना है बाई चांस, तो मैं कॉपी में लिख देती हूँ, नींद में ही लिख देती हूँ कि मैंने सुबह को ये काम करना है या ये सामान लिखना है। अब जहाँ मेरे मन में डायरी लेखन चल रहा है ना, तो उस वक्त मैं तो किसी यात्रा में किसी एक अभियान को लेकर के चल रही हूँ ना, कि मुझे ये लिखना भी है। और मैं सोचती हूँ कि अगर हम यात्रा कर रहे हैं
और वो किसी के काम ना आए तो उस यात्रा का कोई फायदा भी नहीं है, वो निरर्थक होगा फिर। तो इसीलिए जहाँ जहाँ पर हमें मौका मिलता है, हमें इतना रेस्ट का टाइम मिलता है कि हम 2 मिनट भी खाली रहते हैं तो हमें वहाँ पे कुछ खास बातें नोट कर लेनी चाहिए। मैं वहाँ पे जाकर के पूरी हिस्ट्री नहीं लिखती थी कि ऐसा ये हुआ, हमने ये करा, ये नहीं। उस दिन की डेट डाली और उस दिन क्या विशेष हुआ था उस वाकये को लिख दिया। तो घर आने के बाद जब मेमोरी रिकॉल करते थे ना, तो याद आ जाता था कि हाँ, उस वक्त वहां पर ये घटना घटी थी, तो हम उसका विस्तार कर सकते हैं। यात्रा वृत्तांत गद्य की सबसे नई विधा है और इस पर कई साहित्यकारों ने लिखा है। राहुल सांस्कृत्यायन ने, मोहन राकेश ने, रामवृक्ष बेनीपुरी ने और बहुत सारे साहित्यकार इस पर लिख चुके हैं। यात्रा वृत्तांत लिखने वाला लेखक, जो साहित्य पसंद लेखक जो यात्राएं करता है, उसकी खूबी ये होती है कि वो क्षेत्र की भौगोलिक विशेषताओं से, विशिष्टताओं से, वहाँ के रहन सहन से, वहाँ की संस्कृति से घर बैठे आपको रूबरू कराता है और आपको लगता है कि आप भी उसके साथ साथ यात्रा कर रहे हैं। कलमकार स्तंभ में इसी तरह हम अगले स्तंभ में आपके सामने एक और साहित्यकार को लेकर आएंगे, एक साहित्यकर्मी को लेकर आएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।